आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1। ये ओपन सेमिनार है और इस डिस्कशन में हम फोकस करेंगे एक रिव्यू एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 के बारे में। ये भी जानेंगे कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल अभी क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट और क्यों लेना चाहिए। सिलेबस के ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे। पेपर 1 पे ही पहले डिस्कस करते हैं और मैं यहाँ पे एनालिसिस करके भी नहीं बताऊँगा, केवल सिलेबस पॉइंट पे ही डिस्कशन करूँगा कि सिलेबस में क्या क्या है। एंड देन इन अनदर डिस्कशन आई विल डिस्कस अबाउट किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं एवरी टॉपिक में, वो अलग एनालिसिस पेपर में या एनालिसिस डिस्कशन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए इस ओपन सेमिनार में आप सबका स्वागत है और एग्रीकल्चरल ऑप्शनल पेपर 1 पे डिस्कस करते हैं। मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक ICR, और पिछले 6 ईयर से एग्रीकल्चर ऑप्शनल पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं पॉइंट को। उम्मीद है ये तरीका पढ़ाने का आपको विजुअल के थ्रू आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इस डिस्कशन में कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 महत्वपूर्ण पहलू पे डिस्कस करने वाले हैं। छोटा और क्विक डिस्कशन होगा, लेकिन एक कोर पॉइंट है। इस पहले लेक्चर में हम इस कोर पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि हमारा बेस तैयार हो जाए रिगार्डिंग एग्रीकल्चर ऑप्शनल। अबाउट एग्रीकल्चर ऑप्शनल के पहलू को समझेंगे। सिलेबस पर IAS एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 सिलेबस को एक एक पॉइंट को समझेंगे। इसके बाद हमारा फोकस रहेगा स्टैंडर्ड ऑथेंटिक रेफरेंस बुक्स, जो हमारे लेक्चर के दौरान जो बुक यूज होंगे जिससे हम रेफरेंसिंग करेंगे उनके बारे में हम लोग हाईलाइट देखेंगे। मेन समय सिलेबस पे जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अबाउट IAS एग्रीकल्चरल ऑप्शनल कहूँ कि एग्रीकल्चरल ऑप्शनल है वो क्यों लेना चाहिए और क्या मायने रखता है। IAS के एग्ज़ाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन को डिसाइड करता है, क्योंकि माना जाता है कि ऑप्शनल में बेटर स्कोर करना सीधे तौर पे आपको बेनिफिट पहुंचाता है। इसीलिए भले ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो GS सबके लिए कॉमन होता है, ऑप्शनल है वो सबके लिए अलग होता है। और ऑप्शनल में यदि क्वेश्चन कठिन आया तो स्टूडेंट का GS में बेटर स्कोर होने के बावजूद भी सिलेक्शन रह जाता है, नहीं हो पाता। ऐसे में ऑप्शनल को बेटर तैयारी करते हैं विद्यार्थी, क्योंकि उसमें स्कोर बेटर बना लिए तो ओवरऑल मेंस में और इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो क्लब होता है अंक, तो वो अच्छा बने। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आज के तारीख में हाईएस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट बना बैठा है UPSC, खास करके IAS एग्ज़ाम में, क्योंकि और भी एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर ऑप्शनल के रूप में उपयोग होता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसके अतिरिक्त जैसे साइंटिस्ट का पोस्ट है ARS, वहाँ पे भी अलग अलग एरिया में एग्रीकल्चर के एरिया काम आते हैं। स्टेट के PCS भी कई सारे अपने एग्ज़ाम में कई जगह ADA में ADO में इस तरह के उनके, या फिर स्टेट PCS के एग्ज़ाम हैं वहाँ पे भी ऑप्शनल रखता है। लगभग सारे स्टेट PCS बोर्ड हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का, बिहार का, महाराष्ट्र का, उनमें आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल देखते हैं और रहता है एक पार्ट के रूप में। तो पहले तो केवल एग्रीकल्चर
बीएससी एग्रीकल्चर विद्यार्थी थे जो, यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, वो एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट के रूप में लेते थे, ऑप्शनल के रूप में लेते थे आईएएस एग्ज़ाम में। लेकिन मेरा ये 6 ईयर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो साफ बताता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट अदर देन एग्रीकल्चर भी हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, यहाँ तक कि बॉटनी के, बायोटेक्नोलॉजी के और मेडिकल स्टूडेंट भी एग्रीकल्चर को ऑप्शनल ले रहे हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर, जैसे आप जानते हैं, एग्रीकल्चर ओरिजिनली ज्योग्राफी का पार्ट है, और जो विद्यार्थी पहले ज्योग्राफी लेते थे, जो इंजीनियर पहले ज्योग्राफी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज करते थे, उनके लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं है एग्रीकल्चर को एज ए ऑप्शनल लेने में। हाँ, उनको थोड़ा सोचना पड़ता है कि पेपर 2 जो कि बॉटनी जैसे है उसको कैसे हैंडल करें, खास करके वे विद्यार्थी जो इंजीनियर हैं। इस तरह से हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बना है रिसेंट के दिनों में, क्योंकि ना हर सब्जेक्ट का एक टाइमलाइन होता है। उन सालों में वो बेटर परफॉर्म करते हैं उस सब्जेक्ट को चूज करने वाले विद्यार्थी। तो अभी एग्रीकल्चर के अच्छे दिन चल रहे हैं। इसके यदि मैं विपरीत एक बात और बताना चाहूँगा, पहले के समय में क्या था, जो खुद एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थे वो भी एग्रीकल्चर को एज ए ऑप्शनल चूज करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन यदि आप देखेंगे, और मतलब ये भी है कि जब आप किसी से सजेशन पूछेंगे और वो 2014 के पहले उन्होंने यदि आईएएस के एग्ज़ाम लिखा होगा और वो वाला माइंडसेट रखा होगा उस सजेस्ट करने वाले व्यक्ति ने, तो वो आपको कहेगा कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल मत लो, क्योंकि उस दौर में 2014-15 के पहले एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी दूर भगते थे। कारण था क्योंकि ना एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन बनते थे, देखने से ऐसा लगता था वो कोई साइंटिस्ट बना रहे हैं, पीएचडी लेवल टाइप के, नेट एग्ज़ाम के जैसे क्वेश्चन होते हैं या एआरएफ एग्ज़ाम के जैसे क्वेश्चन होते हैं। साइंटिस्ट बनने वाले जो एग्ज़ाम हैं एआरएस, उसके क्वेश्चन हैं उसके जैसे फार्मूलेट होते थे, और बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए भी उन्हें डील करना कठिन हो जाता था। ऐसे में जो कठिन क्वेश्चन था और मार्किंग कम आता था, इसलिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी खुद नहीं लेते थे एग्रीकल्चर को एज ए ऑप्शनल। लेकिन अब समय बदला, धीरे से, बहुत लंबे समय से यूपीएससी के रिपोर्ट में भी आप देखेंगे, जो एनुअल रिपोर्ट आता है उसमें, तो पहले कई सारे रिपोर्ट में मैंने देखा था कि लगातार एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेकर के सिलेक्शन हो, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी कम फाइनल सिलेक्शन में। तो फिर 2014-15 से एग्रीकल्चर ऑप्शनल ईजी होने लगा, क्वेश्चन ईजी आने लगा, और धीरे से एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि हमें एग्रीकल्चर को फोकस करना चाहिए अच्छे से, वो भी अच्छे से समय दे के पढ़ना चाहिए। उनको भी 3-4 साल समझने में लगा, और 2017-18 में जो पेपर है, तब से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और ज़्यादा लेने लगे। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल अब स्कोरिंग एरिया हो गया है, काफ़ी 7-8 सालों से बेटर स्कोर आने लगे हैं। दोनों पेपर को भी मिला के लोग आसानी से 300 को टारगेट लेके चल ले रहे हैं। अब 300 को टारगेट लेके चल रहे हैं तो कम से कम उनका 270 और 300 के बीच में मार्क्स आ जा रहे हैं आउट ऑफ द 500, और एक बेटर स्कोर है। तो इस तरह से, और एक बड़ा एक और भी है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल में जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भी कम रहती है कंपैरेटिवली। ज्योग्राफी, सोशल, ये ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, इनकी तुलना में तो काफ़ी कम, बहुत कम। ऐसे में एक ऐसा भी प्रभाव पड़ता है, पेपर चेक करने वाले पे नंबर ऑफ कॉपीज़ कम होते हैं तो वो उन्हीं कॉपीज़ में से वो बेटर स्कोर देने की कोशिश करता है। वो
नंबर ऑफ कॉपीज होने से ना एक तरह से कह सकते हैं कि पेपर चेक करने वाला कंफ्यूज सा हो जाता है, क्योंकि उसको एक से एक बेटर क्वालिटी के आंसर मिलते हैं और वो पहले से बढ़ा के नंबर देगा तो उसे सबको बढ़ा बढ़ा के नंबर देना पड़ेगा। तो वो एकदम ही बेस्ट टू बेस्ट को ज़्यादा नंबर देता है ज्योग्राफी या सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो मेंस लिखने वाले होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो और यदि ऐसे लोग कम हैं मेंस लिखने वाले, या टोटल एग्रीकल्चर ऑप्शनल को लेकर के जो मेंस लिखते हैं उनकी संख्या ही कम होती है, तो उनमें कंपैरिजन करने का चांस कम मिलता है, और जो थोड़ा सा ही बेहतर किया रहता है ना उसको भी अच्छा मार्क्स मिल जाता है। एक बड़ा प्रभाव ये भी होता है कि एग्रीकल्चर कम ही लोग लेते हैं, स्पेसिफिक एरिया है, ऐसे में जो सब्जेक्ट का पर्सन होता है उसको उस सब्जेक्ट पे बेटर मार्क्स देने का भी वो रहता है। और एग्रीकल्चर वो कॉमन सब्जेक्ट नहीं है जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, उनकी तरह पॉलिटिकल साइंस में तो मार्किंग थोड़े से कम बनते हैं, क्योंकि उसके जो एक्सपर्ट होता है वो भी इतना उम्दा उम्दा आंसर देख करके बहुत सारे तरह के आंसर सीट देखता है क्लासिक आंसर के साथ में। यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये कायदे से बायोलॉजी साइंस का एक तरह से भाग है, और एग्रीकल्चर के जो बहुत सारे हिस्से हैं उनमें बायोलॉजी साइंस भी आते हैं, खास करके पेपर 2। तो ऐसे में ये एक टेक्निकल साइंस सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो पर्सन है, कैंडिडेट है, वो यदि राइट स्ट्रेटजी बनाए तो वो बेटर स्कोर कर सकता है। मैंने मेरे पहला जो विद्यार्थी था जब मैं प्रोफेशनली पढ़ाने लगा वो इंजीनियर था, और वो इंजीनियर था सिविल इंजीनियर। उसको मैंने पूछा कि तुम एग्रीकल्चर को ऑप्शनल लेना चाह रहे हो, पेपर 1 तो ज्योग्राफी जैसे है मैनेज कर लोगे, पेपर 2 को कैसे मैनेज करोगे? तो पेपर 2 के बारे में उसने बोला कि मैं इंजीनियर हूँ और मुझे ना एक फ्लो पसंद है इंजीनियरिंग में, जो जैसे वो मैथ्स का कोई भी मैथ्स का न्यूमेरिक सॉल्व करते हैं तो वो फ्लो में चलता है। उसका ये मानना था कि बायोलॉजी साइंस भी एक कहानी जैसा होता है जो सही से पकड़े तो, और उसमें भी साइंस में भी मैथ्स की तरह एक फ्लो होता है, यदि वो फ्लो को पकड़ लेंगे तो आसान होता है। उल्टा जो नॉन साइंस सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये फैक्ट की चीज़ें होती हैं, इनमें फ्लो कम देखने को मिलता है। तो ऐसे में उसने कहा कि बीइंग द इंजीनियर मुझे साइंस को पकड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसके पॉइंट मुझे समझ में आया, और मैंने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे मेरे, उनको भी मैंने पूछा कि क्या ये रिव्यू लेना चाहा कि ये फैक्ट रियल में काम करता है, तो काफ़ी हद तक ये फैक्ट भी काम करता है। और चूँकि एग्रीकल्चर भी बायोलॉजी साइंस है, खास करके प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, तो फिर जो वर्डिंग है वो फिक्स रहते हैं, साइंस है वो फिक्स रहते हैं, वो ज़्यादा बदलते नहीं। केवल पेपर 1 है जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन, सोयल साइंस, फॉरेस्ट्री है, ये ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं, इनमें चीज़ें चलती फिरती भाषा में भी होती है। तो अब पहले कठिन था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 300 प्लस स्कोर करना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने 300 प्लस स्कोर कर लिया, जो कि एक अच्छा मार्क्स है एग्रीकल्चर ऑप्शनल में, और ये बड़ा कंसर्न नहीं है आप 300 को भी टारगेट करना। ठीक है, यदि आप देखेंगे बहुत सारे विद्यार्थियों का तो आपको 300 आपको देखने को मिलेगा। पेपर 1 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में यदि इसको देखा जाए तो पेपर 1 है बहुत ज़्यादा क्लोज है जीएस पेपर के। जीए, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर है वो खुद ज्योग्राफी का पार्ट है, और नेचुरली हम स्कूल टाइम में एग्रीकल्चर जब भी पढ़े हैं उसे ज्योग्राफी के एक हिस्से के रूप में पढ़े हैं। आप ज्योग्राफी को पलट के देखोगे 9-10 का, तो आपको वहाँ एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, कॉमनली रहता है किसी न किसी फॉर्म में। तो आज भी जब आप अपने जनरल स्टडी के लिए पढ़ते हो तो एग्रीकल्चर वहाँ रहता है,
और जो टर्मिनोलॉजी से जो एग्रीकल्चर पेपर 1 का जो भी सिलेबस आएगा उसके टर्मिनोलॉजी आपको सब जाना पहचाना लगता है। ऐसे में सब्जेक्ट पे कमांड बनाना कोई कठिन काम नहीं होता। केवल और केवल यदि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का पर्सन है तो उसको पेपर 2 में थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि वो टेक्निकल टर्म्स आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सेल थ्योरी, सेल स्ट्रक्चर, म्यूटेशन, इस तरह की बातें। और मैंने जैसे आपको बताया, इंजीनियर यदि मैथ्स की तरह इस बायोलॉजी साइंस को जो कि जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के रूप में है उसे देखे, उसे सोचे, तो उसमें उसको आराम से कमांड बना सकता है, क्योंकि उसमें भी एक फ्लो होता है, फिक्स चीज़ें होती है जो तुरंत बदल नहीं जाती। कॉन्सेप्ट ईजी है, और ये बात भी डिपेंड करता है यदि आप पेपर 2 को डील करना चाहते हैं, चूँकि पेपर 2 बायोलॉजी साइंस है और उसमें कई सारे एरिया हैं जो पीएचडी लेवल के कंटेंट को भी डील करते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का एरिया, जीएम क्राफ्ट का एक साइंस एरिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पेपर 2 में। तो ये वाले एरिया को पकड़ने के लिए मोटा मोटा आप जीएस के लिए इन सब एरिया के बारे में भी पढ़ चुके होते हो अपने जनरल स्टडी में, लेकिन फिर भी पेपर 2 आपके लिए बहुत आसान हो जाता है यदि आपका कोच या जो टीचर है वो इसको इजी भाषा में बता सके, तो वो और आसान हो जाएगा। और मैं मेरे हिस्से में मैं कोशिश करूँगा कि उन कठिन से कठिन साइंस एरिया को भी इजी ढंग से आपको बताऊं। बट जो पेपर 2 है वहाँ पे लगातार आप जो शब्दावली हैं उनको बार बार रगड़ेंगे तो तभी वो आपके दिमाग में सेट होगा। अक्सर मैंने देखा कि बहुत सारे इंजीनियर जीएस की पढ़ाई करते हैं, वो एक बार पढ़ते हैं और एक बार पढ़ने के बाद वो जाके लिख देते हैं। एक्चुअल में ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट में, वो भी नया सब्जेक्ट यदि ऑप्शनल है आपका, जैसे आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, और आपने एग्रीकल्चर को ऑप्शनल लिया है, तो एक बार पढ़ोगे तो समझ जरूर आएगा, लेकिन जब आप उसे लिखोगे तो आपके दिमाग में वो शब्द या टर्मिनोलॉजी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको 2 बार 3 बार उन टर्मिनोलॉजी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी फेल हो रहे हैं वो इसी रॉन्ग स्ट्रेटजी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वो इसकी स्ट्रेटजी को मिस कर रहे हैं, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। अब एग्रीकल्चर ऑप्शनल को यूपीएससी में क्यों चूज कर रहे हैं, इसका सिंपल सा रीज़न है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल वैसे देखने से तो लेंदी लगता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में और भी कई एरिया हैं जहाँ पे थोड़ी सी सिलेबस और ज़्यादा बड़ी है। तो आधे हिस्सा, भले सिलेबस लंबा है लेकिन आधा हिस्सा आपको ना बहुत सारे जीएस के एरिया में, मेंस में या प्रीलिम के जीएस का पार्ट है वहाँ पे मिलता जुलता है। ऐसे में आपको एक तरह से एरिया, जो नया एरिया है उसका दायरा कम हो जाता है, इसलिए भी आपको थोड़े से कम पढ़ना पड़ता है। पेपर 1 है वो ज्योग्राफी के समकक्ष है जीएस में, यहाँ तक कि पेपर 1 का बहुत सारा पोर्शन है वो इकोनॉमी में भी है। इकोनॉमी वाला सेक्शन जो पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। पेपर 2 बॉटनी पेपर जैसे है, बॉटनी पेपर 2 जैसे है। और यदि आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। इंजीनियर के लिए थोड़ा दिक्कत होता है पेपर 2, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और प्योर बायोलॉजी साइंस जैसे फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, सीड साइंस, ये एरिया, तो ये बायोलॉजी साइंस है। इसके अतिरिक्त प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ये वाला पोर्शन। तो इंजीनियर के लिए थोड़ा दिक्कत ज़रूर है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यदि यहाँ पे भी उसको इंजीनियर को फैक्ट मिलता है, यदि वो फैक्ट को दिमाग में बैठाने का आदी हो गया है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने उस इंजीनियर का, जो मेरा पहला विद्यार्थी था, उसका फीडबैक आपको बताया कि कैसे दिक्कत नहीं आता है। यहाँ ये भी बता दूँ, कई सारे टॉपिक हैं जो डायरेक्ट ओवरलैप करते हैं, खास करके पेपर 1 के ज्योग्राफी और इकोनॉमी में, तो इसलिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता है।
जनरली कैंडिडेट है उसे 4 से 5 महीना चाहिए होता है एग्रीकल्चर ऑप्शनल को तैयार करने में, खास करके यदि वो नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, इंजीनियर है या अदर फील्ड का है, तो वो भी 4 से 5 महीना में इसे बेटर प्रिपेयर कर सकता है। याद रखना पड़ेगा, राइट स्ट्रेटजी और प्लान है उसके बिना संभव नहीं होगा यदि आप नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं। तो ये बात भी मैंने अनुभव से पाया कि मेरे जो विद्यार्थी रहे हैं वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट दोनों हैं। मैंने देखा कि बेटर परफॉर्म नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कर रहे हैं। कारण यह है कि नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के पास में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में डिग आउट करने का, खोदने का समय नहीं है। उसको जितना भी चीज़ें समझ में आता है उतना ही वो बेटर तैयार करते हैं और उन्हीं से ही, उन्हीं कीवर्ड से और आंसर डिराइव करते हैं। जबकि एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट है वो 4 साल एग्रीकल्चर पढ़ा है। 4 साल में लगभग एग्रीकल्चर के जितने भी सिलेबस एरिया हैं वो कहीं ना कहीं उनको टच किया हुआ है, छुआ हुआ है, और उस समय में एक एक सब्जेक्ट को एक एक का बुक से पढ़ा है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मुझे उसी तरह से एग्रीकल्चर है, ऑप्शनल है, उसको भी उन कॉलेज में जिन किताबों से उन हिस्से को पढ़ा था वही किताब से पढ़ूं क्या? और वो मल्टीपल बुक का शिकार हो जाता है। मल्टीपल बुक तैयार करना, पढ़ना, उन सब चीज़ों को, जैसे इकोनॉमिक्स का उसने कॉलेज के टाइम पे यदि उसने आचार्य का किताब से पढ़ा, एक्सटेंशन किसी और से पढ़ा, तो वो एक एक किताब से वो पढ़ना चाहता है, उसको डिग आउट करना चाहता है। और लगभग सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट यही मिस्टेक करते हैं। कंप्लीट एक एक सब्जेक्ट को, एक एक किताब जो उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा था उसको वो चूज करना चाहते हैं, जबकि आप ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं। एक जनरलाइज्ड किताब है जो एक मोटा मोटा पूरा एरिया का या नोट्स है उसको आप पढ़ते हैं, उससे आप तैयार करिए। पूरे इतने सारे रेफरेंस से किताब निकालेंगे और काफ़ी हद तक मैं आने वाले टाइम पे स्ट्रेटजी पे बात करूँगा। यदि आप थ्योरेटिकल किताब पढ़ोगे और एक एक्सपर्ट के ढंग से एक्सट्रैक्ट निकाल करके उससे आप आंसर नहीं करोगे, प्रैक्टिकल एंगल से आंसर नहीं करोगे, तो आपको स्कोर कम आएगा। और यही मेन कारण है कि ताबूल लोगों का, एग्रीकल्चर के जो भी थ्योरेटिकल किताब हैं वो साइंटिस्ट द्वारा या प्रोफेसर द्वारा लिखे गए हैं और वो उसको ना थ्योरेटिकल ढंग से ज़्यादा लिखे हैं, प्रैक्टिकल ढंग से कम लिखे हैं। तो प्रैक्टिकल एंगल से यदि आप आईएएस ऑप्शनल का पेपर नहीं लिखते हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी बेटर स्कोर करने में, क्योंकि जो जांच करता है ना वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल एंगल से हर एस्पेक्ट को, हर क्वेश्चन को देखता है। यदि आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही रखते हैं और प्रैक्टिकल उसके मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के जितने भी किताब हैं वो साइंटिस्टों के द्वारा लिखे हैं, तो उनमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा हैं और उनमें प्रैक्टिकल ढंग से उसका मतलब कई बार क्लियर कट समझ में भी नहीं आता। ऐसे भी कई सारे किताब हैं, तो इसलिए आप प्रैक्टिकल ढंग से आंसरिंग करिए, इजी और सिंपल वे में आंसरिंग करिए, ये भी आपको डिसाइड करेगा बेटर स्कोर करने में। तो यहाँ पे एक मोटा मोटा आपको समझ में आया होगा कि कई सारे स्ट्रेटजी हैं जिसको हम लोग आने वाले और भी लेक्चर है जब हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर को, उस पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे अब सीधे तौर पे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस करूँगा और मैं एक एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, की पॉइंट पे सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इन सिलेबस के पॉइंट को किन किन स्टैंडर्ड रेफरेंस से कवर अप करेंगे, और आप ज़्यादातर देखेंगे जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट है उसको हम थ्योरेटिकल किताब से नहीं करेंगे, बल्कि हम जो गवर्नमेंट जिन किताब को, जिन रिपोर्ट को तवज्जो देती है, मानती है, अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे ज़्यादातर एनुअल रिपोर्ट, उनके उपयोग करके कंटेंट हम डील करेंगे। उन कंटेंट से ही हम लोग हमारा लेक्चर तैयार करते हैं।
एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 में ही आज मेन फोकस है। पेपर 2 में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ एग्रोनॉमी एंड क्रॉप प्रोडक्शन है, फिर फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, वीड मैनेजमेंट तीसरा एरिया है, चौथा है सोइल साइंस का, उसके बाद ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वाला एरिया और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, उसके बाद है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो ये टोटल 7 एरिया हैं पेपर 1 में। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी रणनीति बता दूँ। एक्सटेंशन और इकोनॉमी जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं बेसिक वही हैं, ये डायरेक्ट ज्योग्राफी के पार्ट नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो जनरल स्टडी के जो इंडियन इकोनॉमी है उससे काफ़ी हद तक टर्मिनोलॉजी मिलते जुलते हैं, काफ़ी टर्मिनोलॉजी को आप जानते हैं। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का, ये आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी जानते रहते हो, तो इसको डील करना कठिन नहीं होता। दूसरी बात है एक्सटेंशन। तो ये जो एक्सटेंशन एरिया है ये नया एरिया है, लेकिन एक्सटेंशन के जितने भी मेजर पॉइंट होते हैं ना वो गवर्नमेंट के स्कीम को होते हैं, और एक आईएएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी काफ़ी हद तक स्कीम के बारे में जानता है। तो माना कि जो फंडामेंटल एरिया आएगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, उनके क्वेश्चन डील करने में कठिन होते हैं, लेकिन आप इसके शब्दावली से ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल नया शब्द आ रहे हैं। अब बचा कुछ और एरिया, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यह है सोइल साइंस। जो सोइल साइंस है ये काफ़ी हद तक आपको ज्योग्राफी का पोर्शन लगेगा, लेकिन ज्योग्राफी के शब्दावली यूज होते हैं, लेकिन फिर भी सोइल साइंस एक टिपिकल साइंस एरिया यहाँ पे है और इस पे आपको सबसे ज़्यादा समय देना पड़ता है। यहाँ जो एग्रोनॉमी है और इन्वायरमेंट है, ये एग्रोनॉमी और इन्वायरमेंट ये जनरलाइज्ड एरिया है। खास करके एग्रोनॉमी का जो इन्वायरमेंटल पोर्शन है वो जनरल इन्वायरमेंट साइंस वाला ही पोर्शन है, जैसे क्लाइमेट चेंज है या इन्वायरमेंट साइंस। निश्चित रूप से जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये आपको भारी पड़ेगा इसी क्वेश्चन का, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा होता है और यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री बेसिक होते हैं और बेसिक फॉरेस्ट्री के बारे में आपको समझ बनाना पड़ता है। यदि आप जो बेसिक फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री है ये बायोलॉजी का आप कोई फॉरेस्ट्री वाला एरिया क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो पर भी, जैसे इकोसिस्टम टाइप का बायोलॉजी के इकोसिस्टम यदि आपने पढ़ा है, जो जीएस में पढ़ना ही पड़ता है, तो वो एरिया आपको ये काफ़ी मदद कर देता है। यहाँ पे जो प्योर साइंस आपको दिखेगा, जस्ट मिनट, यहाँ पे आपको जो प्योर साइंस दिखेगा, एक मिनट, यहाँ पे जो प्योर साइंस आपको दिखेगा वो कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से एग्रीकल्चर, यहाँ पे प्योर साइंस वीड मैनेजमेंट में दिखाई देगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्योर साइंस यही है। यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक प्योर साइंस दिखाई देगा, काफ़ी हद तक बायोलॉजी साइंस का एंट्री दिखेगा। यहाँ ये जो सोइल साइंस है यहाँ पे आपको साइंस दिखाई देगा। तो पेपर 1 में इन्हीं 2 एरिया में थोड़े थोड़े साइंस दिखते हैं और बाकी जो है ज़्यादातर फैक्ट वाले एरिया हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है, जस्ट ए मिनट, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है और किस एरिया से आता है, तो वो है इस एरिया से। ये सबसे बड़ा एरिया है पूरे का, सबसे बड़ा एरिया ये है। उसके बाद दूसरा बड़ा एरिया है वो है ये वाला। इन्हीं 2 जगह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिराइव होते हैं। यहाँ ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये स्टेबल एरिया है। तो आपने सब्जेक्ट के ऊपर में थोड़ा सा रिव्यू ज़रूर जान लिया। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ और पॉइंट पे।
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एग्रोनॉमी एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे, सबसे पहला पॉइंट है इकोलॉजी इट्स रिलेवेंस टू मैन। इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि कैसे एक इकोलॉजी है। इकोलॉजी का मतलब होता है नेचर की स्टडी करना। सिंपल शब्दों में क्या है कि जो जहाँ पे भी हम रहें या जहाँ पे भी हम रहें वहाँ जो भी लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं वो आपस में मैन से कैसे इंटरेक्टेड हो रहे हैं वो यहाँ पे समझना है। तो ये इकोसिस्टम यदि आप बेसिक बायोलॉजी से भी इसे पढ़ोगे तो पर भी आपको पहलू समझ में आ जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेस जैसे पानी है, वाटर, सोयल है, वेजिटेशन है, ये नेचुरल रिसोर्सेस है। एग्रीकल्चर में ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं और इकोसिस्टम में ये एबायोटिक फैक्टर हैं। तो इसके बारे में पढ़ना रहेगा। ये आज के टाइम पे एग्रीकल्चरल प्रोसेस में हार्म हो रहे हैं। वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, सोयल इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, तो उन्हें कंजर्व करने वाले बात आएगा और वो भी सस्टेनेबल मैनर में। तो फिर आपको यहाँ पे एक नया टॉपिक मिल गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। आज के टाइम में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से पूरे भर भर के अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, तो इस तरह से जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके ऊपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है वो मेन एरिया है आज के समय में। यहाँ ये भी पॉइंट देखेंगे फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर दैट डिसाइड द क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोडक्शन। जैसे वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कि संसार के हाई रेनफॉल एरिया में कौन सा प्लांट ग्रो करेगा, वैसे ही कौन से क्रॉप संसार के या इंडिया के कौन से रीजन में ग्रो करता है या कल्टीवेट होता है, उसे इन्वायरमेंटल फैक्टर और सोशल फैक्टर दोनों डिसाइड करते हैं। उस पहलू को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्रो इकोलॉजी क्या है, तो ये जो खेत देख रहे हैं इसी फील्ड को एग्रो इकोलॉजी कहते हैं। एग्रो इकोलॉजी में लिविंग कंपोनेंट में आते हैं ये प्लांट, चूहा, केंचुआ, अर्थवर्म, और नॉन लिविंग में आते हैं सोयल, वाटर, एयर। तो एग्रो इकोलॉजी यानी एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में समझ बनाना, उसे पढ़ना। क्रॉपिंग पैटर्न, किसी एरिया में खरीफ में कौन से क्रॉप लगाते हैं ज़्यादातर किसान, रबी में कौन से क्रॉप लगाते हैं, ये क्रॉपिंग पैटर्न को बताता है। अब ये किस तरह से वहाँ की सोयल या वाटर पॉल्यूटेड होगा या नहीं होगा इसको इंडिकेट करता है। जैसे किसी एरिया में खरीफ में भी राइस क्रॉप लगा रहे हैं और रबी में भी और जायद में भी राइस क्रॉप लगा रहे हैं, तो वहाँ की सोइल फर्टिलिटी बुरी हालात में आ जाएगी, पानी की वहाँ कमी हो जाएगी। तो हम कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न अडॉप्ट किया जा रहा है उस एरिया में, इसके आधार पे बता सकेंगे कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे रहने वाला है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कई तरह के जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैं वो एग्रीकल्चर के को भी नुकसान कर रहे हैं, न केवल क्रॉप के ग्रोथ को बल्कि एनिमल को और डायरेक्टली इंसान को भी। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के थ्रू भी पॉल्यूशन होता है, जैसे फर्टिलाइज़र पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन, और ट्रैक्टर के धुआं वाला पॉल्यूशन, जैसे एग्रीकल्चर में जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग होती है वो वाला पॉल्यूशन। जैसे राइस का फील्ड है वहाँ 24 घंटा 24/7 पानी भरा रहता है, तो वहाँ से मीथेन प्रोड्यूस होता है। इस तरह से
एग्रीकल्चर के कई सारे एस्पेक्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से इम्पैक्टेड होते हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के कई सारे एरिया हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अदर एरिया को, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा क्लाइमेट चेंज जो कि एक ग्लोबल कंसर्न है, इसको न केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड प्रयास कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को समझें, उसको रिपोर्ट करें, उसको एनालाइज करें कि किस लेवल में चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट को समझ के उसे कंट्रोल करना। कई सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए, कई सारे संस्था बने, कई सारे इनिशिएटिव हुए ग्लोबल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, जैसे यूएनएफसीसी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, आईपीसीसी है, डब्ल्यूएमओ है और भी कई सारे प्रोजेक्ट, ग्रीन क्लाइमेट फंड है। तो कई सारे प्रोजेक्ट, कार्बन क्रेडिट, तो कई सारे एस्पेक्ट या इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसके बारे में समझने की ज़रूरत है। दूसरा, इंडिया में भी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कई सारे इनिशिएट, जैसे आईसीआर ने निकरा प्रोजेक्ट चलाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएपीसीसी प्रोजेक्ट चलाया, तो कई सारे एफर्ट्स हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईएनडीसी सबमिट कर चुका है, सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक व्यू जानिए कि आता क्या है। ऐसा ही ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग भी एक बड़ा कंसर्न है ग्लोबली, और इसके भी दिशा में कई सारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव हुए हैं, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, उसको ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस का कम से कम उपयोग हो, उनको रोकने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल बने हैं। यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस जो गैसेस निकल रहे हैं उनके इमिशन को रिड्यूस करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऐसे कई सारे देखेंगे आपको इनिशिएटिव इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं। आईपीसीसी है, वो भी बना, वो इन ग्रीन हाउस गैसेस से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनके डाटा रिकॉर्ड करते हैं। कई सारे एडवांस टूल हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेस जैसे वेजिटेशन कम होना, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं लोग जंगल काट करके खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर उस पर घर बना रहे हैं या खेती योग्य ज़मीन को कम कर रहे हैं, उस जगह में घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जो एनालिसिस करना है कि कितना वाटर रिसोर्स पहले था अब कम कितना हो गया है, पानी कितना कम हो गया है, जंगल कि ज़्यादा था अब जंगल कम हो गए हैं, इसका एडवांस एनालिसिस कर सकते हैं आप रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके, जीआईएस या जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनके एप्लीकेशन समझेंगे। कैसे रिमोट सेंसिंग को एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, जीआईएस जीपीएस को एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं और फॉरेस्ट्री में उपयोग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को बेटर डील करने में। इन टेक्निक का उपयोग करते हैं तो आपको रिसोर्सेज की काफ़ी अच्छे से बचत होती है, इसलिए इस टेक्निक का बहुत ज़रूरी है ज्ञान होना। क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ कंट्री, भारत में टोटल प्लानिंग कमीशन ने 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन दिया और यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। माना कि आईसीआर ने ओरिजिनली एग्रोक्लाइमेटिक जोन 129 के आसपास दिया, लेकिन वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, वो रिसर्च पर्पज़ के लिए था। प्लानिंग कमीशन ने जो 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन दिया उसी को ही मेन कोर समझते हैं। कंट्री को जब अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिलिनिएट कर दिया गया, तैयार कर दिया गया, तो कौन से एरिया में कौन से क्रॉपिंग पैटर्न बेटर चल रहे हैं और बेटर इकोनॉमिकल हैं, वो आसान हो गया समझना। वो पहलू डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फिर है इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑन शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न। आप जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान पे कई सारे हाई यील्डिंग वैरायटी लाया गया, जैसे
वीट के ड्वार्फिंग जो वैरायटी थे, जो हाई यील्डिंग वैरायटी भी थे, उनमें सोनोरा 53, सोनोरा 54, और जिनका उपयोग करके भारत में फिर से हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी कल्याण सोना और सोनालिका बनाया गया। इनका उपयोग करने से ग्रीन रिवॉल्यूशन संभव हो पाया, बम्पर प्रोडक्शन हुआ गेहूं का भारत में। तो इसके अच्छे परिणाम तो सब जानते हैं, क्या कुछ बुरे परिणाम भी हुए, क्या बैड इम्पैक्ट भी हुआ क्या? ऐसा ही कई सारे शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी थे उस समय में। पहले के फसल ज़्यादा लंबे समय में तैयार होते थे, 4 महीना 5 महीना में। बाद में देखा गया कि जो नए वैरायटी लाए जा रहे हैं वो 3 महीना में, उससे भी कम टाइम में तैयार हो रहे हैं। इसके अपने क्या फायदे हैं और घाटे क्या हैं, इसको समझना है। खास करके जब हाई यील्डिंग वैरायटी आया गेहूं का, तो लोगों ने दूसरे क्रॉपिंग पैटर्न को एक तरह से भुला करके उसी जो फायदा देने वाले क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉप पे जुड़े रह गए। तो जो बदलाव है, चेंजेस है, शिफ्ट है, वो साफ देखने को मिला। उस पहलू पे समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम। यहाँ आप देखते हैं कि भारत के अलग अलग एरिया में लोग क्रॉपिंग कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, ग्रोविंग क्रॉप्स कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों को अपना के, और एक नहीं लगभग 20 से 22 छोटे मोटे करके अलग अलग पैटर्न हैं। जिसको भी उस एरिया के हिसाब से जो भी पैटर्न सूट करता है, बेटर इनकम पाने के लिए वो करता है। जैसे कई लोग जो सिंपल तरीका अपनाते हैं वो मोनोक्रॉपिंग करते हैं, एक ही बार फसल लेना। कई लोग तो ऐसा है कि उसी ज़मीन से ज़्यादा फायदा लेना है तो वो इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर देते हैं। कई लोग बचे कुछ मॉइस्चर को उपयोग करना चाहते हैं, खेत में जो मॉइस्चर बच जाती है फसल तैयार होने के बाद, उसको उपयोग करना चाहते हैं, तो वो रिले क्रॉपिंग या अन्य इसी तरह के तरीकों का उपयोग करते हैं। कई जगह में स्पेशलाइज्ड क्रॉपिंग पैटर्न हैं, जैसे कई जगह में उतेरा है, ट्रैप क्रॉपिंग है, डिकोय क्रॉपिंग है। ये भी इस तरह के अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है। न बल्कि क्रॉपिंग पैटर्न में यानी कि फसल लगाने के तरीके के अपने अपने पैटर्न है, बल्कि जो फार्मिंग सिस्टम है, तो फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, कई तरह के बिजनेस करते हैं एग्रीकल्चर संबंधित। जैसे आप लाइव स्टॉक डेयरी कर दिए, फिशरी पिगरी कर दिए, तो उसके भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल चल रहे हैं। सरकार का कहना यह है कि खास करके कृषि मंत्रालय का, कृषि मंत्रालय मतलब भारत सरकार, तो फार्मिंग सिस्टम में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को भारत के जितने भी कमज़ोर तबके के या छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर किसान हैं वो अडॉप्ट करेंगे, जो कायदे से लगभग 80% प्लस फार्मर हैं। तो वो लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे ना, तो वो बेटर इनकम पाएंगे, उनका लिवलीहुड बेटर चलेगा। इसलिए सरकार आज के समय में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर में काफ़ी तवज्जो दे रही है। अपनी सारे स्कीम में कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, उन छोटे और सीमांत किसानों को अडॉप्ट करवाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए उनके बीच में। ऑर्गेनिक और प्रिसीजन फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी अपने चरम सीमा में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग माना कि पिछले 20 साल से हो रहा है प्रोफेशनली। वैसे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बहुत पहले से करते आ रहे थे, लेकिन 1962 में ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब ज़रूरत पड़ी, और उसी समय से जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1955-56 में स्टार्ट हुआ, तो उस दौर से ही ना हमने देखा कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर अपनाने से फ़ायदा ज़्यादा है। इस चक्कर में आकर के हमने हमारे ज़मीन है, खास करके पंजाब हरियाणा जो कि हमारा मेन प्रोडक्टिव लैंड है भारत का, वो एरिया की मिट्टी बर्बाद हुई, उसकी फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गया। ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ी
वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने की, टिकाऊ खेती करने की, जो टिका रहे, जो प्रोडक्शन लेवल बना रहे, मिट्टी की फर्टिलिटी बना रहे, ग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन रहे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करें। और इनको पूरा करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट, जो हमारा पहले से तरीका था कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग करते या ऑर्गेनिक तरीकों का उपयोग करते एग्रीकल्चर करना, जिसे आज के तारीख में ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं, उससे संभव होता है। और पिछले कई जगह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक से एक का स्कीम ला करके प्रमोट किया जा रहा है। खास करके 2014-15 में जब परंपरागत कृषि विकास योजना आया, तब स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में। इन 2014-15 से इतने सालों में, इन 6 to 7 ईयर्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग को खूब प्रमोट हुआ। साथ ही साथ में अब अभी का जो दौर है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी और एक कदम आगे बढ़ने का, वो है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन लगातार अब के सालों में नेचुरल फार्मिंग पे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग, जिसे हम प्राकृतिक कृषि पद्धति कहते हैं, उससे उसके अलग अलग एस्पेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में और एग्रीकल्चर ऑप्शनल में, दोनों में। एक बात और है, प्रिसीजन फार्मिंग यानी एक्यूरेट ढंग से रिसोर्सेज को डालते हुए खेती करना, राइट टाइम पे, राइट अमाउंट पे और राइट प्लेस में फर्टिलाइजर को, वाटर को और सीड को डालना, ये प्रिसीजन फार्मिंग है। और ये संभव ही नहीं है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही न्यूट्रिएंट डालें, फर्टिलाइज़र डालें और जितना मात्रा में चाहिए एग्जैक्टली उतना ही डालें, विदाउट मॉडर्न स्मार्ट टेक्निक का उपयोग किए बिना। आज हमारे पास में जीआईएस है, जीपीएस है, रिमोट सेंसिंग है, रोबोटिक्स है, ड्रोन है, एआई टेक्निक है। इन सब टेक्निक का उपयोग करोगे तब आप बेटर ढंग से प्रिसीजन फार्मिंग कर पाएंगे। इन सब के पहलू को हम लोग समझेंगे कि कैसे इस तरह के वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई, इन सब टेक्निक का उपयोग करके प्रिसीजन फार्मिंग को करें। प्रिसीजन फार्मिंग आने वाले भारत का ये है। और अभी क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिसीजन फार्मिंग में मशीन की ज़रूरत होती है और भारत के किसान गरीब है। ज़्यादातर किसान, केवल अमीर देश के लोग ही प्रिसीजन फार्मिंग के तहत एडवांस खेती कर पा रहे हैं। भारत में वो एक इमर्जिंग एरिया जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे ज़्यादा भारत के हिसाब से जो उपयोगी है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने चरम पे है। फिर आता है पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, अलग अलग सीरियल क्रॉप, राइस, व्हीट, मेज, ओट, बार्ले, ऐसे ही पल्सेस क्रॉप जैसे बंगाल ग्राम, पिजन पे, मूंग बेन, ऑयल सीड क्रॉप, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, फाइबर क्रॉप, कॉटन, जूट, शुगर क्रॉप, शुगर केन, कमर्शियल क्रॉप, टोबैको, पोटैटो, फॉडर क्रॉप, बरसिम। इन सब का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस यानी कल्टीवेशन के एस्पेक्ट, वैरायटी के नाम, सोविंग डेट, सोविंग टाइम, सोविंग मेथड, इरिगेशन, वेट्स, हार्वेस्टिंग, यील्ड कितना आता है, एडवांटेजेस क्या हैं, या कोई स्पेसिफिक एरिया। आपको बता दूं, सबसे पूरे टॉपिक का कंफ्यूजियस एरिया यही है। ये ना छोटा सा एक लाइन लिखा है, लेकिन पूरा इसी एरिया पे एक बुक बन जाने हैं। या तो इसके एरिया के क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है, या तो इसके क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से डील किया जाता है, एनालिसिस करके डील किया जाता है जब मैं इसको बताऊंगा। क्योंकि देखो, अचानक से आपको राइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइस नहीं पूछे जाएगा। क्या पूछ रहा है पिछले सालों से, कई सालों से, ट्रांसप्लांटेड राइस का पीओपी लिखिए, हाइब्रिड मेज का पीओपी लिखिए, क्वालिटी प्रोटीन मेज का क्यूपीएम का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस लिखिए या शार्ट नोट लिखिए। डीएसआर डायरेक्ट सीडेड राइस का, डीएसआर डायरेक्ट सीडेड राइस का 20 नंबर क्वेश्चन 2022 में आया था।
सिग्निफिकेंस पूछा था, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पूछा था और उसके एस्पेक्ट पूछा था। तो यदि आप नेचुरल नॉर्मल पढ़ोगे तो फंस जाओगे। आपको एरिया यहाँ पे, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस एरिया को छोड़ देते हैं क्योंकि ये एरिया समय खाने वाला एरिया है। चले, इसी में मैं आपको और बताऊंगा। दूसरा एरिया यूनिट है फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड स्कोप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशन। पेड़ लगाया जाता है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं, उनके स्कोप को समझना। एग्जाम्पल, सामाजिक ज़रूरतें होती है एक किसान का, जैसे लकड़ी, फॉडर, फ्यूल। इसको पूरा करने के लिए जब किसान ट्री लगाता है उसे सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जब बना भारत में, तो उसने स्पेशली फोकस किया कि भारत को सोशल फॉरेस्ट्री पे फोकस करना चाहिए और उसके ना पॉलिसी के ऊपर काम करने के लिए बोला। और उसने ना साफ डिफाइन करते हुए बोला कि सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर में भारत सरकार को जोर देना चाहिए। और नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ था सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर में जोर देना। इसके डेफिनेशन, इसके एस्पेक्ट, इसके मुद्दे सब क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा ही एग्रो फॉरेस्ट्री किसान का इनकम बढ़ाने के लिए जरूरी है। आप जानते हैं 2022-23 में एक बड़ा क्वेश्चन पूरे साल भर घूमा, वो कौन सा था? वो था डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। किसानों की इनकम को डबल करना है 2022 तक। ये स्कीम सरकार का, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का और नाबार्ड का, या आसपास जो गांव से जुड़े हुए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, सबका एक बड़ा मुद्दा था कि किसी तरह से किसान का इनकम डबल करें। और सब ने जोर शोर से इस स्कीम को चलाया, डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022। इस तहत में सरकार ने सबसे ज़्यादा जोर दिया वो था डाइवर्सिफिकेशन में, कि एक ही काम मत करो और भी एग्रीकल्चर के दूसरे एस्पेक्ट से कमाने की कोशिश करो। और यदि आप क्रॉप लगा रहे हो तो मेड़ में या वन में ट्री लगाइए, इसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ा। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम ला करके एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिला। जगह जगह में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो भी नेचुरल फॉरेस्ट प्लांटेशन पे प्रमोट कर रहा है। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट को हम लोग समझेंगे और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ लिखा है इतना, लेकिन इसके और भी अंदर के एस्पेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। फार्म फॉरेस्ट्री क्या है, ये एग्जाम में आता है। फार्म फॉरेस्ट्री के एडवांटेजेस, फॉरेस्ट प्लांटेशन के प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। आप जानते हैं फॉरेस्ट प्लांट यानी कि ट्री, जैसे साल का ट्री, शीशम का ट्री, नीम का ट्री, अर्जुना पेड़ का ट्री, ये फॉरेस्ट प्लांट ट्री हैं। इनको प्रोपोगेट कैसे करें, तो ज़्यादातर बीज से करते हैं, बीज से, सीड से। लेकिन हॉर्टिकल्चरल फ्रूट प्लांट की तरह इनको भी अलग अलग तरीक़े से, जैसे रूट कटिंग से, जैसे स्टेम कटिंग से, या फिर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो है स्टेम कटिंग, बीज को के अतिरिक्त स्टेम कटिंग का खूब उपयोग करते हैं। और आज सबसे ज़्यादा जो बायोटेक कंपनी है, वो साल्ट ट्री जानते हो, जो बड़ा महंगा होता है जिसकी लकड़ी, तो उसके ना टिश्यू कल्चर से तैयार किया हुआ प्लांट बना रहे हैं और उसको वो बेच रहे हैं। मैं भी बेचा हूँ, क्योंकि जब कॉलेज के बाद में मैंने ना उसे लगा कि इसे ट्राई करना चाहिए। और महंगे होते हैं, क्योंकि जो साल है टीक, उसका पेड़ महंगा होता है, उसको लोग लगाते हैं खाली ज़मीन में। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जंगल से एक प्रोडक्ट निकलते हैं, उनमें कई सारे तो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी हैं। तेंदुपत्ता, जिसे बीड़ी बनता है, कई सारे तेंदुपत्ता से तो दोने भी बनते हैं। ऐसा ही महुआ का जो फ्लावर है उससे शराब भी बनता है। ये सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में आता है। गोंद है, गोंद मतलब जो लेटेक्स है, लाख है, कई सारे चूड़ी भी बनते हैं, लाख निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जिनमें टिम्बर तो मेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, टिम्बर है।
और टिम्बर के अतिरिक्त यदि आप देखेंगे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनमें तेंदू का पत्ता या लकड़ी ये सब आते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री और वैल्यू एडिशन, एग्रो फॉरेस्ट्री से कई तरह के क्राफ्ट बनाए गए, वैल्यू एडिशन तैयार किए गए, वो एस्पेक्ट। फिर बात आती है बेसिक बायोलॉजी से ये पढ़ेंगे कि जंगल में जो फ्लोरा और फौना रहते हैं, फ्लोरा और फौना यानी जो पेड़ पौधे और जीव जंतु, टाइगर है, कुत्ता बिल्ली है, उनको कंजर्व कैसे करें, ये बेसिक 12वीं बायोलॉजी का कंजर्वेशन ऑफ जो बायोलॉजी है या बायोडाइवर्सिटी वाला एंड कंजर्वेशन वाला यूनिट है वहाँ से भी पढ़ा जा सकता है एस्पेक्ट को। लेट अस सी वीड मैनेजमेंट जो कि कोर साइंस है। इस एरिया का क्वेश्चन आता है ना तो बच्चों को, स्टूडेंट को दिक्कत होती है। वीड क्या है, डिफाइन करिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड, वीड क्रॉप से कैसे अलग होते हैं, उनमें क्या स्पेशल फीचर होती है ना, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक, हजारों कई साल तक वो सरवाइव कर सकते हैं। कई वीड है ना उनके 20-70 साल 80 साल तक डोरमेंट रहते हैं और सरवाइव कर जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं। तो बहुत सारे स्पेशल फीचर हैं वीड के, आसानी से डिसमिनेट हो जाते हैं और ये क्रॉप से एसोसिएटेड होते हैं। कई सारे वीड जैसे जिसे हम गेहूं का मामा कहते हैं, फैलेरिस माइनर वीड, वो केवल और केवल वीट के साथ, गेहूं के साथ ही आता है, कई सारे सिमिलरिटी की वजह से। तो ये वीड उन क्रॉप के साथ में आते ही हैं। जैसे इफ्ट्राइगा नाम का वीड है, पैरासिटिक वीड, वो ना सुगर केन, सोरगम और मेज के ही साथ में आता है। तो आप जानते हैं कि किस क्रॉप के साथ कौन सी वीड आता है तो उससे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वीड, वीड हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे क्रॉप प्लांट हैं, प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं कि सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड से प्रोपोगेट करते हैं, वैसा ही वीड प्लांट के पास ना केवल बीज से बल्कि रनर्स, सकर्स, कटिंग्स, दुनिया भर के तरीका होते हैं जिससे वो नेचुरली मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो वीड के लिए एक अलग इकोलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, और वो उनको ना प्रॉस्पेरिटी देता है बेटर ग्रोथ करने के लिए। ये मुद्दे को आप समझिए। यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि वीड को कंट्रोल करने के हर एस्पेक्ट, एग्रोनॉमिक या कल्चरल तरीका, बायोलॉजिकल तरीका जहाँ हम किसी इंसेक्ट या डिजीज़ का उपयोग करते हैं, या फिर फाइनली हर्बिसाइड का या केमिकल का उपयोग करके वीड करते हैं। आपको इतना सा सिलेबस दिखेगा, लेकिन यकीन मानो सबसे चैलेंजिंग एरिया पेपर 1 का यही है। आपको ना और अलग से अंदर से जो यहाँ डिफाइंड नहीं है वो एरिया से क्वेश्चन आने लग जाते हैं, तब चैलेंज बढ़ जाता है। इस एरिया के क्वेश्चन काफ़ी कठिन होते हैं क्योंकि कोई लिमिट नहीं है ना कि कहाँ से आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो रनिंग मॉडर्न एरिया हैं वो मैं बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा या कहीं और से किसी और एक्सपर्ट के थ्रू पता चलेगा कि वीड मैनेजमेंट में पेपर ऑप्शनल के हिसाब से कौन से रनिंग एडवांस एरिया है जहां को ध्यान में रखना चाहिए टॉपिक को। फिर आता है सोइल साइंस, मिट्टी विज्ञान। मिट्टी विज्ञान सबसे लॉन्ग और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी एरिया से आते हैं। यहाँ पे मिट्टी का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इस टॉपिक से ना एक लंबा चौड़ा एरिया कवर होता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ज़्यादा। इस टॉपिक को ज़्यादा डील करना कठिन हो जाता है। इसका केवल ये वाला एरिया बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यही मायने करता है, क्योंकि आज प्रैक्टिकल एंगल से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मिट्टी का काफ़ी मायने करता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अब ये कम एरिया रखते हैं क्योंकि ये कोर साइंस को बिलोंग करते हैं मिट्टी के। ऐसा ही सोइल फार्मेशन के प्रोसेस एंड फैक्टर, पहले शुरुआत में कुछ क्वेश्चन जरूर आए हैं कि मिट्टी कैसे बनती हैं, उसके प्रोसेस क्या हैं, फंडामेंटल प्रोसेस और स्पेशल प्रोसेस, कैल्सिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, हाइड्रेशन और फैक्टर, एक्टिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर, क्लाइमेट,
बायोग्राफी, वेजिटेशन, रिलीफ, ये सब बातें यहाँ पे आता है। मिट्टी भारत के, सोल्स ऑफ इंडिया, ये बेसिक ज्योग्राफी है, इससे क्वेश्चन नहीं आता। रेड सोयल, एलुवियल सोयल, ब्लैक सोयल, डीप डिजर्ट सोयल, ब्लैक सोयल, ये सारे इस दायरे में आते हैं। मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सोयल। आप जानते हैं कि मिनरल अलग अलग हैं, खास करके एग्रीकल्चर के हिसाब से क्ले मिनरल सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन अब मिनरल के टाइप और उसके इंपॉर्टेंस भी कम पूछा जाता है। ये बात जरूर याद रखना, सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट हैं, जिनमें आता है ह्यूमस, कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, उनके क्या रोल हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एरिया से पूछा जाता है, इस एरिया में। ऐसे ही इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, ये सबसे कॉमन एरिया है जहाँ से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। और फिर बेनिफिशियल एलिमेंट कौन से हैं, इनके डिफिशियंसी, प्रिंसिपल ऑफ सोइल फर्टिलिटी, फिर पूछा जाता है सोइल टेस्टिंग, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, कि मिट्टी का परीक्षण करके उसका फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, वो वाला एरिया। सोइल साइंस में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एरिया एक बड़ा एरिया है। फिर आता है बायो फर्टिलाइजर का। बायो फर्टिलाइजर से हर साल क्वेश्चन आने तय रहते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल बड़ा एरिया है। इसके बाद आता है ये वाला एरिया, क्वेश्चन कठिन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब यही देखने को मिलता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं। मिट्टी से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लॉस होता है, तो कौन से तरीक़े से, क्योंकि हम खेत में सबसे ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं तो नाइट्रोजन की कमी को ही पूरा करने के लिए यूरिया डालते हैं। उसके लॉस को समझेंगे आप या किसान तो बेटर तरीका अपनाएंगे उस लॉस को कम करने का, और नए नए तरीका आ चुके हैं, जैसे नीम कोटेड यूरिया, वो लॉस को रोकने के लिए बनाया गया है। ऐसा ही नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी को बढ़ाना है, लॉस कम करिए नाइट्रोजन के लॉस को, और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन सबमर्ज राइस में यूज में आ जाए, उसके दिशा में यहाँ पे समझना है। मिट्टी में नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है, एक तो आप जानते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो लेग्यूम प्लांट के नोड्यूल है वहाँ पे जड़ों में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसलिए लेग्यूम प्लांट जैसे पल्सेस हैं उनको ओवरऑल बाहर से यूरिया जैसे देने की ज़रूरत कम पड़ती है, यूरिया के रूप में नाइट्रोजन देने की ज़रूरत कम पड़ती है। इफिशिएंट फास्फोरस और पोटेशियम यूज टेक्निक, ऐसा कौन से तरीका है जिससे एग्रीकल्चर में फास्फोरस और पोटास को देने के लिए जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं उसका इफिशिएंटली यूज़ कर सकें, मैं लिफ्ट कराऊंगा। ऐसा ही प्रॉब्लम सोइल, भारत में सलाइन सोइल, सोडिक सोइल जैसे प्रॉब्लम सोइल हैं, और उसे कैसे ठीक करें, क्योंकि बड़ा हिस्सा जो हरियाणा का, पंजाब का सलाइन होते जा रहा है, गुजरात का, यूपी का, उसे कैसे ठीक करें। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा में, वे केरला में, उड़ीसा में बहुत सा एरिया एसिडिक मिट्टी में तब्दील हो गया है, नॉर्थ ईस्ट में एसिडिक मिट्टी में तब्दील हो गया है, लोग चूना खरीद के खेतों में डालते हैं। मैं खुद साइंटिस्ट था त्रिपुरा में, स्टेट गवर्नमेंट ने बड़े लेवल पे एक स्कीम के तहत में राज्य के किसानों के लिए चूना खरीदा ताकि वहाँ एसिडिक मिट्टी में डाल सकें और क्योर कर सकें। तो ये समस्या के बारे में समझेंगे। सॉइल फैक्टर कौन कौन से हैं जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे 85% नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, जो कि एक तीसरे नंबर का मेन ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद में। वो नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज़्यादा मिट्टी से ही निकलता है 85% के रूप में डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की वजह से, क्योंकि हम बेतुका ढंग से किसान हैं, वो मिट्टी में नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र डालते हैं और वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र
बैसिलस या स्यूडोमोनास की वजह से डीनाइट्रीफाई हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में N2O के रूप में जाते हैं और वो एक जाना माना ग्रीन हाउस गैस के रूप में करता है। ऐसा ही हमारा मिट्टी में जो राइस का फील्ड है वो मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एस्पेक्ट समझेंगे। सोयल के कंजर्वेशन के मुद्दा समझेंगे। इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट, किसी भी एरिया को वाटर सेट कंसिडर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने इंडिया भर को कई तरह के वाटर सेट में कन्वर्ट किया और उसको ना डेवलपमेंटल स्कीम चला रहे हैं वहाँ के पानी और मिट्टी को बचाने के लिए। सोयल इरोजन हो रहा है भारत में बहुत बड़े एरिया में, मिट्टी का लॉस, खेतों से मिट्टी उड़ जा रही है, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, और खास करके जो सीवियर इरोजन है खेतों में, सीट इरोजन और रिल इरोजन, इसकी वजह से जितना उत्पादन होना चाहिए किसान को नहीं मिल पा रहा है। इस इरोजन को कम करने के लिए स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन या फिर जो बंड मैकिंग, कंटूर बंड मैकिंग, कंटूर क्रॉपिंग, कंटूर एग्रीकल्चर, कंटूर फील्ड, अलग अलग एस्पेक्ट हैं, उन टेक्निक का उपयोग करके इरोजन को रोक सकते हैं। उसके बाद पांचवा यूनिट आता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है? जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पानी की कमी पड़ जाती है। इसे तीन रूप में देखते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, और इन तीनों अलग अलग टाइप हैं इनकी अपनी समस्याएं। किसी एरिया में पानी का एक्सेस हो जा रहा है तो किसी एरिया में बिल्कुल सोल मॉइस्चर की कमी हो रही है, अल्टीमेटली वहाँ पे फसल ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और उसके प्रॉब्लम को समझना है। उस एरिया में ड्रॉट बिना कॉमन बात होगी, तो वहाँ के लिए कैसे ड्रॉट को कंट्रोल करें, ठीक करें। कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग क्या है, ये आता है। जो रेनफेड एरिया है, जो केवल रेनफॉल पे डिपेंड करती है खेती बाड़ी के लिए, यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का हिस्सा, उस जगह में स्टेबल ढंग से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता रहे, इसके लिए हमने क्या क्या आज तक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। तो एक से एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी, उस कम पानी में बेहतर ग्रो करने वाले वैरायटी, और तौर तरीके, पानी बचाने के तरीके, सोल मॉइस्चर कंजर्वेशन करने के तरीके, मल्चिंग करने के तरीके डेवलप किए हैं। सबको उन टेक्नोलॉजी को उपयोग करने की बात करेंगे। फिर आता है क्रॉप प्रोडक्शन करना है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरिया में, तो पानी एक मेजर चीज़ है। आप क्या करेंगे तो पानी का लॉस कम और उसका यूज इफिशिएंसी बढ़ा सकें। तो वाटर यूज इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ये क्या है और कैसे काम करता है। ड्रिप अपनाइए, स्प्रिंकलर अपनाइए, पानी की बचत बनाइए, सोल मॉइस्चर कंजर्वेशन करिए, हर वो तरीका बनाएंगे जिससे वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ाएं और लॉस को आप कम कर सकें। ऐसा ही एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में शेड्यूलिंग करना, टाइम को और अमाउंट को, कि कब पानी दें और कितना पानी दें कि पानी सही जगह में लगे और सही मात्रा में लगे, ये डिसाइड करना इरिगेशन शेड्यूलिंग है। और टाइम की पानी कब दें खेत में या इरिगेशन कब करें हमारे फील्ड को और कितना मात्रा में दें, इसको डिसाइड करने के लिए एक से एक क्राइटेरिया है। कभी हम टेंसियोमीटर का उपयोग कर सकते हैं, कभी फील्ड की मॉइस्चर देख के बोल सकते हैं, और सिंपल तरीका में क्रॉप का अलग अलग ग्रोथ स्टेज है। हम जान गए हैं कि इस ग्रोथ स्टेज में पानी देना होता है फ्लावरिंग के दौरान, रूट आने के दौरान, या फिर इसके जो कन्ने आ रहे हैं, इसके जो पेड़ पौधे आ रहे हैं उस दौरान पे। ऐसे हम जान चुके हैं, इस एस्पेक्ट को हम लोग समझेंगे। यहाँ ये भी देखेंगे कि जब भी हम खेतों में इरिगेशन देते हैं और जो चैनल होती है उसमें पानी बहता है, तो जो रन अप लॉसेस होती है उसकी वजह से बड़े पैमाने पे मिट्टी का भी लॉस होता है और पानी की भी बर्बादी होती है, जिसे सीपेज लॉस ऑफ वाटर कहते हैं। चैनल के थ्रू पानी जाते समय यदि आपने पानी छोड़ा 100 लीटर का और खेत या फसल के जड़ तक जाते जाते पहुंचा मात्रा 50 लीटर, तो 50 लीटर का नुकसान हो गया ना।
ये नुकसान को कैसे कम करें, इसके लिए माइक्रो इरिगेशन फंड या फिर कई तरह के टेक्निक या तरीके स्कीम चलाए गए जिससे कि उस लॉस को बचाया जा सके। सबसे बड़ा कौन सा तरीका? पाइप लगाना। जो नालियाँ होती है उसको सीमेंट का बनाना, उसे लाइनिंग कहते हैं, लाइनिंग प्रोसेस। सीमेंट की नालियाँ बनाना, खेतों में नाली होते हैं ना, उसी को। तो वो टेक्निक यहाँ पे आता है, और ये भी, इसके भी पावर नहीं मिलते, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर जगह जगह में बरसात होती है, और ख़ास करके ऐसे एरिया में जो कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरिया हैं, उस एरिया में पानी के एक एक बूंद को बहुत ज़्यादा रोल है। ऐसे में जो डायरेक्ट रेन वाटर होता है ना, उसे कैसे कलेक्ट करें, इकट्ठा करें और फिर उपयोग करें बारीकी से। तो जो पानी गिरा है डायरेक्टली, उसे कलेक्ट करना, यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। पहले के समय से भी राजस्थान में जहाँ पे पानी की दिक्कत होती थी, गुजरात में, वहाँ पे भी कई सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसका उपयोग किया गया है। खादिन, टंका, इस तरह के। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का सबसे बड़ा रोल है। इसके एप्लीकेशन को समझेंगे, इसके डिज़ाइन एस्पेक्ट को भी हल्का सा समझेंगे, और कई एरिया में लगातार पानी गिरता है तो वो एरिया वाटर लॉगिंग की समस्या से गुजरता है। मैं त्रिपुरा में था, एक्सेस रेन हो गया कई बार। मेघालय में भी था मैं, वहाँ पे भी एक्सेस रेन हो गया था। मैंने देखा कि वो एरिया वाटर लॉगिंग से जूझ रहे हैं। वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज करेंगे तभी आप वहाँ से कुछ फसल निकाल पाएंगे। ऐसा ही एक मुद्दा आपको बताना चाहूँगा। पंजाब हरियाणा में जो नहर है, कैनाल, उसके पानी सीपेज हो रहे हैं, तो उसके आसपास के एरिया में वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है। उस पानी को प्रॉपर ड्रेन आउट नहीं करेंगे ना, तो वहाँ पे आप फसल नहीं लगा सकते और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ऐसा ही क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, मैं त्रिपुरा में था तो मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे लोग चाय की खेती करते हैं, टी गार्डन है, और वहाँ पानी देते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन से ताकि पानी पत्तियों से पड़े। और वहाँ की पानी में कई एरिया का पानी है वो सलाइन था। अब सलाइन वाटर से आप इरिगेट करोगे तो सलाइन वाटर में जो खारापन साल्ट है वो पत्तियों में चिपकेगा और पत्तियों को जला देगा। ओरिजिनल चाय का टेस्ट है वो नमकीन नमकीन आएगा, फिर खारा खारा लगेगा। तो एक्चुअल में इरिगेशन वाटर यदि खराब है, उनमें साल्ट हैं, वो सलाइन वाटर है या एसिडिक वाटर है, तो ना तो क्रॉप प्रॉपर ग्रोथ कर पाएंगे ऐसे इरिगेशन से, और आपके जो इरिगेशन के पाइप हैं एसिडिक से वो जल जाएगा, और खारे पानी से जो साल्ट हैं वो पाइप के छेद में ब्लॉक कर देगा ड्रिप के स्प्रिंकलर के होल पे। तो क्वालिटी इरिगेशन वाटर जरूरी है। फिर आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ऑन सोयल एंड वाटर पॉल्यूशन। कैसे सोयल एंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री से, खास करके चीनी मिल से, शुगर इंडस्ट्री से, कॉटन इंडस्ट्री से, कपड़ा इंडस्ट्री से, बम्बू इंडस्ट्री से जो केमिकल डायरेक्टली निकल रहे हैं। आप जानते हैं कई सारे यूपी में चीनी मिल से लोग केमिकल हैं उसको कहाँ डाल दे रहे हैं? गंगा में बहा दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो इफ्लुएंट हैं वो बर्बाद कर रहे हैं सोयल एंड वाटर दोनों को। वाटर पॉल्यूट हो रहा है तो यूट्रोफिकेशन हो जा रहा है, पानी में ऑक्सीजन की कमी, और मेंढक और मछली मर रहे हैं। फ्रॉग और एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस है, वो मर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एल्गल ब्लूम ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया की कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट चले हैं उनका लिस्टिंग समझेंगे। फिर आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में फार्म मैनेजमेंट कैसे करते हैं और इसका डेफिनेशन, इसको स्कोप, इम्पोर्टेंस और करेक्टरिस्टिक्स है। सिंपल से फार्म मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस या करेक्टर पूछा जाता है। ये मेजर है फार्म प्लानिंग क्या है और इसके स्टेप लिखे। तो भैया फार्म प्लानिंग के लिए आप फार्म बजटिंग भी करेंगे, तो बजट वाला एरिया, और बजट 3 तरह के होते हैं, इंटरप्राइजेज बजटिंग, कैश फ्लो बजटिंग, टोटल बजटिंग, पार्शियल बजटिंग,
तो ये जो बजटिंग के एस्पेक्ट हैं और प्लानिंग के एस्पेक्ट हैं और इन्हें तैयार करने के स्टेप हैं उनको समझना। फिर है अलग अलग टाइप के फार्मिंग सिस्टम हैं, उनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, जैसे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम, मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम, इनके मुद्दे समझना। मार्केटिंग मैनेजमेंट, आप सबसे ज़्यादा देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केट को रिफॉर्म किया गया, एपीएमसी यानी मंडी कानून है उसके ऊपर में रिफॉर्म किया गया, उससे संबंधित क्वेश्चन। और यकीन मानिए ये वाला जो एरिया है ये जीएस के पेपर का भी पार्ट है, ये जीएस मेंस में भी आता है। यहाँ आप देखेंगे मार्केट इंटेलिजेंस, कैसे लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संबंध में भी डाटा इकट्ठा करते हैं। सबसे ज़्यादा इस दिशा में जो करंट में चल रहा है वो ई नाम है। ई नाम जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो ये है जगह, वो उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हर साल। प्राइस फ्लक्चुएट करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, और उसकी वजह से बाकी जो दिनचर्या की चीज़ें हैं उनका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है। देयर कॉस्ट, उनके खर्चे। और है रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कि कौन कौन से जो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल लोन को डिस्पर्स करने में सबसे बड़ा रोल कर रहा है। जो एग्रीकल्चरल लोन है ना, जो अलग अलग सरकार या कंपनी बांटती है वो सही आदमी को मिले, इसमें सबसे बड़ा रोल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का है। इसी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट, अलग अलग टाइप के फार्मिंग सिस्टम जैसे कैपिटलिस्टिक फार्मिंग सिस्टम, कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में दो पॉलिसी मेन है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने क्रॉप के लिए होता है, कौन डिसाइड करता है, कौन अप्रूव करता है, और प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये दोनों मुद्दे को समझना। क्रॉप इंश्योरेंस आज के टाइम पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस सबसे बड़ा स्कीम है। जो भी क्वेश्चन आता है क्रॉप इंश्योरेंस में वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एस्पेक्ट ही क्वेश्चन के रूप में तैयार होते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन लास्ट यूनिट है पेपर 1 का। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का डेफिनेशन तक भी क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंस एंड रोल, कि क्या रोल है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन प्रोग्राम को जैसे अलग अलग ICR ने या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रोग्राम चला है, उसको इवालुएट करने के लिए बड़े लेवल में, छोटे लेवल में या सेल्फ लेवल में कौन कौन से मेथड हैं। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ और पता चला कि भारत के किसान हैं उनको 4 हिसाब में डिवाइड कर सकते हैं। बिग फार्मर, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस, एग्रीकल्चरल लेबर। तो अब इनकी क्या स्टेटस है, जो बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, ये कितने मात्रा में है, इनके लिए कौन सा स्कीम है। सबसे बड़ा टारगेट होता है जो स्कीम चलाने के लिए गवर्नमेंट के लिए वाला स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वाला ग्रुप, याद रखना। इसी में ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सटेंशन वर्कर के लिए राज्य में समिति नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रेनिंग कंडक्ट करता है। सेंटर में हैदराबाद में मैनेज है, वो ट्रेनिंग देता है। कृषि विज्ञान केंद्र ICR का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, उनके बीच में नॉलेज को डिसमिनेट कर रहा है। इसके रोल समझेंगे। ऐसा ही कई सारे NGOs हैं, कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये भी एग्रीकल्चर नॉलेज को डिसमिनेट करने और रूरल डेवलपमेंट में अपनी रोल कर रहे हैं, ये समझेंगे। तो ये तो रहा सिलेबस के मुद्दे जिसके ऊपर में हमने एक ओवरव्यू किया कि आपको पूरे सिलेबस में कौन से एरिया में क्या है। आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग किताब कहूँगा,
वो मैं आपको एक लिफ्टिंग करके बताता हूँ कि आप कौन से स्टैंडर्ड किताब को मोटे मोटे अपने स्केल में भी आप चाहें तो देख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑथेंटिक रेफरेंस बुक सबसे बड़ा रिलायबल बुक है आईसीआर पब्लिश द्वारा, जिसे हम एग्रीकल्चर का मेन ग्रंथ कहते हैं। वो है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी पब्लिश्ड बाय एस.आर. रेड्डी। आप जानते हैं ये पूरा पढ़ना नहीं है। एस.आर. रेड्डी का जो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी है, इसका यदि आपके जो काम का एरिया जैसे इस एरिया से अपने स्तर पे करना चाहते हैं तो एस.आर. रेड्डी है, इससे आप कौन से आप कर सकते हैं। देखिए रेड्डी एंड रेड्डी एक और किताब आता है, मैं उसको नहीं प्रीफर करूंगा, कहूंगा कि एस.आर. रेड्डी से कर सकते हैं एक किताब। उसमें से आपको कौन सा एरिया पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि ये पुराना इस्टेब्लिश्ड किताब है, इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें से कई एरिया को पढ़ सकते हैं। मेजर तो यही है, यदि आप इसको पढ़ते हैं ना तो इसकी ज़रूरत ही कम पड़ेगी। फिर भी आप डिटेल देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नहीं चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। बाकी नोट्स हमारे से जो पूरा कंप्लीट है, एक एक क्वेश्चन और एक एक सिलेबस लाइन को तैयार किया हुआ आंसर के साथ में वो आपको मिलेगा नोट्स के रूप में। जैसे एस.आर. रेड्डी से वीड मैनेजमेंट वाला एरिया मिल जाएगा आपको, न्यूट्रिएंट का कुछ मिल जाएगा, तो इन्वायरमेंट का कुछ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही मिलेगा। 50 ईयर क्रॉप प्रोडक्शन है, इससे जो आईसीआर का पब्लिकेशन है, इससे कई सारे जो लेटेस्ट मुद्दे हैं उसके भी एरिया मिलते हैं इजी ढंग से। सोल साइंस का जो बड़ा हिस्सा है उसको इंट्रोडक्शन टू सोल साइंस से आप पढ़ सकते हैं। ये स्टैंडर्ड किताब है, माना कि पूरा का पूरा आपको हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से ही मिल जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन टू सोल साइंस सोसाइटी का किताब है, रिलायबल किताब है, महंगा किताब है, पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, इंटरनेट से कई सारे जो पढ़े हुए पीडीएफ हैं उनको इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता, किसने बनाया, कहाँ से कंटेंट उठाया, कहीं फंस गए तो, या आंसर क्या लिख रहे हैं, कहीं गलत गलत तो नहीं लिख दे रहे हैं, ये सारे मुद्दे होते हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता उनको। टेक्स्ट बुक ऑफ सोल साइंस आईसीआर का छोटी किताब है, यदि लगता है तो, अदरवाइज दिस वन इज द ओके, अदरवाइज केवल एक किताब जो मैंने बोला दिस वन इज द ओके। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया या एस.एस. आचार्य का, ये एक्स्ट्रा के लिए पढ़ना है तो, अदरवाइज सारा का सारा आपको ना इस एक किताब में आपको मिल जाने हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, ये तब पढ़िए जब आप यदि इसमें से आप सेटिस्फाई नहीं, तो ये एक किताब है जो स्टैंडर्ड रहा है। ऐसा ही हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी आता है, लेकिन ये भी आपको कम्प्लीटली हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से हो जाता है, काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन होता है कंटेंट पे, वो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का, इनके जो लेटेस्ट रिपोर्ट होते हैं, ना केवल एनुअल रिपोर्ट बल्कि इनके और आईसीआर का भी एनुअल रिपोर्ट, आईआरआई का एनुअल रिपोर्ट, साथ ही साथ में स्टेट्स होते हैं इनके, स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट्री, इन रिपोर्ट से भी बढ़िया तगड़ा कंटेंट होता है, उससे डाटा अपग्रेडेशन होने का काम होता है। यूनियन बजट का मुद्दे को लेकर के, इकोनॉमिक सर्वे के जो एस्पेक्ट हैं, लेटेस्ट एस्पेक्ट, इनके सवाल लेटेस्ट टॉपिक पे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो यूनिक टाइप के आते हैं सिलेबस से हट के, वो आते हैं इंडियन फार्मिंग मैगजीन आईसीआर द्वारा पब्लिश, इसमें से मैं कंटेंट मेरा बनाता भी हूँ, वो भी मैं बताया, इंडियन हॉर्टिकल्चर और न्यूज अब्स्ट्रैक्ट, द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का। अब एक बात आपको बता दूं कि मेरे जो एरिया में जिनको पकड़ा हूँ बताया हूँ, आप ना जो कई सारे यूट्यूब में या एक्सपर्ट हैं उनके गाइडेंस या सुझाव से डिफरेंट मिलेगा, और मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं अलग सुझाव देने में भी नहीं हिचकिचाता।
क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पे एनालिसिस करके ही बोलता हूँ, विदाउट एनालिसिस मैं नहीं बोलता। और मैंने जो भी टिपिकल टाइप के सोर्स भी बताए पढ़ने लिखने के, वो भी एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के आधार पे बताया, उन्हीं से कंटेंट है। जब आप और आने वाले लेक्चर में मेरे कंटेंट आप देखेंगे कि मैं कैसे कंटेंट तैयार करता हूँ और कैसे लेक्चर होता है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा। मैं आपको एक फाइनल रिमार्क ये देना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल में पेपर 1 है वो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं रिसेंट के दिनों में, लेकिन इजी आ रहे हैं तो इसे इजी मत समझ लीजिए। मतलब इसमें ना स्कोर आपको नहीं बनेगा तो ये आपका किस काम का। लोग जो है इस पे 150 नंबर ला रहे हैं, 120 ला रहे हैं पेपर 1 में और खुश हो रहे हैं। नहीं, आप इजी आ रहे हैं कर रहे हैं पेपर 1 तो कोशिश करिए ना 180 लीजिए, 180 लीजिए। भले ही पेपर 2 में कम आ जाए तो चलेगा, लेकिन इसमें 180 तक लेके दिखाइए, क्योंकि आप इसे हल्का समझते हैं, केवल 1 या 2 बार पढ़ के जाते हैं लिखने के लिए, इसलिए आपका बेटर स्कोर नहीं आता। इसके लिए एक अलग ही रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं एक और लेक्चर में डिस्कस करूंगा, एनालिसिस वाले एरिया में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जहां पे हम पेपर को एनालिसिस करेंगे जो अभी तक का एग्ज़ाम हुआ है, पिछले 20-30 साल का पेपर किस एरिया में आते हैं, कैसे आते हैं उसको। तो ये रहा आज के सेमिनार के बारे में, और यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। 7 डे का जो फ्री लेक्चर है वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपका कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं।